Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing law get syllabus and today I have made some questions, important MCQs from fundamental rights from article 8 to 24. ये syllabus में है आपके law get में. So let's start it. First question. Which part of the constitution deals with fundamental rights? Fundamental rights कौन से part में constitution के में दिए गए हैं? ये पार्ट 2 है, इसका राइट ऑप्शन बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? कौन से चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ये चैप्टर 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 1, इसका राइट ऑप्शन है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 8 डील्स विद. अब ये आर्टिकल 8, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसमें से क्वेश्चंस वो इसी किस्म के पूछेगा कि ये आर्टिकल के किसको ये फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में दिया गया. सो इनको आपने बाई हार्ट ही याद करना है 8 to 24 तरतीब वाइज. उसने रैंडमली आपसे पूछ लेना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कौन से आर्टिकल में है. सो इनको बाई हार्ट, इनको रट्टा ही लगाना पड़ेगा ये 8 to 24 तक. अब ये आर्टिकल 8 का क्वेश्चन मैंने बनाया, आर्टिकल 8 डील्स विद, इसका राइट आंसर है डी, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड. अब आर्टिकल 8 में ये बताया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उनसे मुतसादम, उनसे कॉन्ट्रेरी, उनको इफ़ेक्ट करने वाला कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा. अगर बनाया जाएगा तो वो वॉइड होगा. ये आर्टिकल 8 में बताया गया. सो थर्ड क्वेश्चन, आर्टिकल 8 डील्स विद, डी ऑप्शन है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 8 डज नॉट अप्लाई टू लॉज रिलेटिंग टू. अब इसकी ऑप्शंस हैं, A. Armed forces, B. Police law specified in the first schedule and in part 1 of the first schedule, D. All of the above. इस क्वेश्चन का आंसर है D. All of the above. अब जो मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चंस में ये कहा था कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया गया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के मुसादम हो, बट ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 8 में ही प्रोवाइड की है कि जो लॉ रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, पुलिस से रिलेटेड होते हैं, या स्केड्यूल 1 जो एंड पे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें जो लॉज बताए गए हैं, उन पे आर्टिकल 8 अप्लाई नहीं होता. सो इसकी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, डी, ऑल ऑफ द अबव. इन सब पे आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और लॉ स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल, इन पे आर्टिकल 8 अप्लाई नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 5, which article deals with security of person? सिक्योरिटी ऑफ पर्सन से रिलेटेड आर्टिकल का नंबर है 9. सो ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल स्टेट्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ. यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी बंदे को उसकी लाइफ से या उसकी लिबर्टी से का जो राइट दिया गया उससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा. सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इसका मतलब ये होता है कि अगर तो कानूनी तौर पे उसकी जान ली जा रही है या उसकी लिबर्टी से उसको डिप्राइव किया जा रहा है तो वो एक अलग इशू है. मैं इसकी एक एग्जांपल अब दे दूं कि जो यहाँ पे इस आर्टिकल में, आर्टिकल 9 में तो कह दिया गया है कि सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, बट जब किसी बंदे को कन्विक्ट कर दिया जाता है फॉर इंस्टेंस मर्डर में और उसको डेथ सेंटेंस हो जाती है तो उसकी लाइफ तो ली जा रही है, बट वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ ली जा रही है, कानून के मुताबिक. इसी तरह लिबर्टी, अब एक बंदे को जब अरेस्ट किया जाता है, यहाँ पे इस आर्टिकल 9 में तो कह दिया गया है कि लिबर्टी को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, बट वही बात सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया, कानूनी तौर पे किया है, तो आप कर सकते हो. अब जो बंदा अरेस्ट हो गया उसकी लिबर्टी तो ऑब्वियसली डिप्राइव हुई है, बट वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ हुई है. सो आर्टिकल 9 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, C 9, और लाइफ एंड लिबर्टी ये याद रखना है, जहाँ पे भी आ जाए आर्टिकल 9 है. क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 10A डील्स विद. अब ये आर्टिकल 10A ये 18th अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था. ये डील करता है विद द फेयर ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल.
अब इसका मतलब ये है कि जो भी अगर तो कोई सिविल केस है या क्रिमिनल केस है या किसी भी किस्म की लिटिगेशन है, उसमें ट्रायल, फेयर ट्रायल का उसका राइट होगा। ये नहीं हो सकता कि अगर किसी बंदे ने को आप बगैर ट्रायल किए हुए उसको सज़ा दे दें। राइट टू फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि पूरा ट्रायल चलेगा, उसको पूरा राइट होगा अपना डिफेंड करने का। आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब ये अरेस्ट और डिटेंशन जहाँ पे भी आ जाएगी आपने याद रखना है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 रिलेटेड है कि किसी बंदे को अगर अरेस्ट करना है या उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है, तो ये उससे सारा प्रोसीजर बताता है। सो सेफ गार्ड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 10, राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person arrested shall be produced before magistrate within 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। इसमें ऑप्शन डी है 24 आवर्स। जब भी किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है, तो विदिन 24 आवर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। ये फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। इस यही सेम जो सी CRPC हमारी 1898 की उसका जो रिमांड का है उसमें बताया गया कि विदिन 24 आवर्स पुलिस ने पेश करना होता है मैजिस्ट्रेट के सामने। सो ये आर्टिकल 10 का ही पार्ट है कि विदिन 24 आवर्स उसको पेश करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन इज डिटेन्ड अंडर फेडरल लॉ द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड इज अपॉइंटेड बाई। अब ये होता है आर्टिकल 10 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 अरेस्ट, अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसको अरेस्ट करने के बाद उसको वजह बतानी है, प्लस उसके बाद उसको बंदे को राइट होता है कि वो अपनी मर्ज़ी का काउंसल एंगेज कर सके, प्लस उसको विदिन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये था आर्टिकल 10 का फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट डिटेंशन से रिलेटेड है। डिटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी बंदे को नज़रबंद करना है, उसको वो मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है, मुल्क की सालमियत, मुल्क की सलामती, इस किस्म के वो काम कर रहा है, तो उसको पुलिस उसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी नज़रबंदी में डिटेंशन में रख सकते हैं। सो ये फिर उसको जो डिटेंशन में रखना होता है वो फॉर 3 मंथ्स मैक्सिमम रखना है। उसके बाद अगर आपने एक्सटेंड करवाना है तो फिर रिव्यू बोर्ड एक होता है, अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड होता है, उसके पास मैटर को जाता है कि जी हम इसको ज़्यादा देर के लिए 3 माह से ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो फिर वो बोर्ड डिसाइड करता है कि इसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना। यहाँ पे 10th क्वेश्चन में इफ़ अ पर्सन डिटेन्ड अंडर फेडरल लॉ द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड इज़ अपॉइंटेड बाई। अब 2 किस्म के बोर्ड्स होंगे। अगर तो किसी बंदे को पकड़ लिया आप फेडरल लॉ के अंडर, तो जो रिव्यू बोर्ड उनका बनाया जाएगा वो किसने बनाना है, ये क्वेश्चन है। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बनाना होता है। इसकी ऑप्शन बी है। अगर तो फेडरल लॉ के अंडर बंदे को अरेस्ट किया गया है तो जो रिव्यू बोर्ड बनेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पर्सन इज डिटेन्ड अंडर प्रोविंशियल लॉ द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड इज़ अपॉइंटेड बाई। अब दूसरी इसमें इसी आर्टिकल 10 में थी कि अगर तो रिव्यू बोर्ड में अगर तो किसी बंदे को डिटेन किया गया अंडर प्रोविंशियल लॉ, पहले मैंने कहा है फेडरल लॉ। फॉर इंस्टेंस अगर पंजाब में किसी बंदे को डिटेन किया गया और उसकी एक्सटेंड करवाना चाहती है गवर्नमेंट डिटेंशन को, तो जो रिव्यू बोर्ड बनेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, अगर पंजाब की मैंने बात किया तो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, वो ये रिव्यू बोर्ड अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पर्सन इज डिटेन्ड अंडर प्रोविंशियल लॉ द अप्रोप्रिएट बोर्ड कंसिस्ट्स ऑफ। अब इसमें जो अप्रोप्रिएट बोर्ड, यहाँ तक तो हमें पता लग गया कि प्रोविंशियल अगर गवर्नमेंट प्रोविंशियल लॉ के अंडर उसको डिटेन किया गया है तो जो रिव्यू बोर्ड बनेगा वो बनाएगा चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। अब आगे वो जो बोर्ड होगा वो कंसिस्ट किस किस पे करेगा, वो हमेशा उसका एक चेयरमैन होगा और 2 उसके मेंबर्स होंगे। सो 3 बंदों पे होता है, एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स। अब इसमें जो मैंने क्वेश्चन बनाया है इसमें ए चेयरमैन, 2
बी सॉरी टू अदर पर्सनस सी ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा सी ए एंड बी बोथ, यानी एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन is detained under federal law, the appropriate review board consists of chairman, 2 other persons, A and B both, none of the above। तो उसी तरह अब यहाँ पे भी जो फेडरल लॉ के अंडर जिस बंदे को डिटेन किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू बोर्ड बनाया जिसने देखना है कि आया इसकी डिटेंशन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना, वो रिव्यू बोर्ड के भी 3 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं और ऐड कर दूँ कि ये जो अपॉइंट किए जाते हैं मेंबर्स, चेयरमैन और 2 मेंबर्स, ये या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस होंगे या रह चुके होंगे, रिटायर्ड होंगे, तो ये बंदे बनते हैं इनके मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड स्लेवरी, फोर्स लेबर, ट्रैफिक इन ह्यूमन इज प्रोहिबिटेड। ये आर्टिकल 11 है, बी इसकी ऑप्शन है। आर्टिकल 11 में बताया गया कि जो उनसे ग़ुलाम नहीं आप रख सकते, स्लेवरी वो तो पुराने दौर में होता था, हमारे मुल्क में ये राइट है, किसी को आप ग़ुलाम बना के नहीं रख सकते। सेकंड थिंग, कोई फोर्स लेबर नहीं आप करवा सकते, जैसे ये भट्टों पे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है वो मना है, फिर इंसानों की स्मगलिंग मना है, ये आर्टिकल 11 में बताया गया। सो इसका ऑप्शन बी है 11। अब इसमें एक बात और भी मैं ऐड करता जाऊँ, इसी आर्टिकल में बताया गया कि जो माइनर्स होते हैं, जो अंडर 14 ईयर्स बच्चे होते हैं, उनको किसी माइन में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ख़तरनाक किस्म का काम होता हो, केमिकल्स वगैरह का काम होता हो, तो वहाँ पे उनको आप किसी भी किस्म का काम लेबर नहीं करवा सकते। तो ये था आर्टिकल 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन इज़ प्रोहिबिटेड, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 12 प्रोवाइड्स। अब ये आर्टिकल 12 है, रिलेटेड है, बी इसमें ऑप्शन आएगी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होती है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। फॉर इंस्टेंस, किसी ने अगर आज 3 साल पहले एक जुर्म किया था और तब वो एक जुर्म नहीं था, लेकिन अब जो कानून बनाया गया उसमें उसका वो एक्ट जुर्म है, तो उसको इसलिए पनिश नहीं किया गया जाएगा क्योंकि उस टाइम पे तो वो कानून ही था नहीं था जिसमें वो जुर्म बनता था। सो इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, यानी पास्ट में अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया और उस वक्त अगर वो ऑफेंस नहीं था अंडर द लॉ, तो अब अगर चूंकि वो बन भी गया बट ये उस पर अप्लाई नहीं होगा, ये अब से आगे के लिए होगा, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। नेक्स्ट इज 16, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल, इसका सी या आर्टिकल 13। अब ये डबल पनिशमेंट क्या होता है कि किसी भी शख्स को, किसी भी पाकिस्तान के सिटीज़न को एक जुर्म में 2 दफ़ा सज़ा नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आज किसी को उसने ऑफेंस कमिट किया था, उसको सज़ा दे दी और उसके बाद फिर वो जब रिलीज़ हो के बाहर आया अपनी सज़ा काट के, उसको दोबारा फिर उसी पे प्रोसिक्यूट करके फिर दोबारा सज़ा दो। सो इसको कहते हैं डबल पनिशमेंट। किसी को एक जुर्म में 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती, ना ही उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो ये था आर्टिकल 13 डबल पनिशमेंट से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, नो पर्सन शैल व्हेन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मींस, इसका क्या मतलब है कि किसी भी बंदे को जिसने ऑफेंस किया गया हो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ गवाह बन जाए। इसको कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने आप को ही करना, यानी पुलिस अगर मार के टॉर्चर करके किसी को ये नहीं कह सकती कि अपना जुर्म कबूल करो। इसीलिए ये एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन होते हैं जो पुलिस के सामने किए जाते हैं और इनकी एविडेंशियरी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती नहीं है। सो ये इस लाइन का मतलब ये था सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 13 में ही रिलेटेड है। आर्टिकल 13 के 2 पार्ट हैं, डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स द राइट ऑफ। अब ये डिग्निटी ऑफ ए मैन, ये इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ ए मैन, इसे याद रखना है। यानी इसका मतलब ये होता है कि किसी के भी वकार को मजरू नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक ये आ जाता है कि कोई किसी को पुलिस वगैरह किसी को टॉर्चर नहीं करेंगे, उनके घर में विदाउट वारंट नहीं वो जा सकते, प्राइवेसी नहीं डिस्टर्ब करेंगे, कि यानी किसी भी किस्म का फ़कार मजरू नहीं करना, डिग्निटी ऑफ अ मैन, ये आर्टिकल 14 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट और टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 15। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 15, इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान का कोई सिटीज़न पाकिस्तान में कहीं भी मूव कर सकता है। मैं चाहे कराची चला जाऊँ, चाहे लाहौर चला जाऊँ, वहाँ पर रहाइश कर। लेकिन यहाँ पे भी एक लिमिटेशन थी कि सब्जेक्ट टू लॉ, यानी अगर तो जैसे आजकल में कराची में अगर जैसे लॉकडाउन अब लग गया है 8 तक, अभी न्यूज़ आई है, तो अगर वो ये पाबंदी लगाते हैं कि बाहर से कोई नहीं आ सकता, तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ कर रहे हैं। अब लॉ हमें कह रहा है कि हम कराची के अंदर एंटर नहीं हो सकते। ये इस आर्टिकल के तहत जनरल मेरा जो राइट है वो ये है कि मैं पाकिस्तान में कहीं भी मूव कर सकता हूँ, बट अगर लॉ ने रोका है तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो सकती है, जैसे कि कराची के लॉकडाउन की एग्जांपल है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 20, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये मशहूर ज़माना आर्टिकल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी हर बंदे को आज़ादी इज़हार राय हासिल है। इसी में यही सारा, अब टॉक शोज़ अगर देख लें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है। ये आर्टिकल 19 है। इसमें आप अपने जो भी जज्बात हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, उसका आपको राइट होता है, आप कर सकते हैं। बट इसमें ये भी सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस हैं, यानी आप अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, अपनी अदलिया के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। सो ये सम रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको हमारे यहाँ लोग आधा पढ़ के समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बोलना है बोल दो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस आर्टिकल 19 को इन डिटेल पढ़ो तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको आपने क्रॉस नहीं करना होता। बहरहाल फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19, इसमें ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पर्सन बीइंग इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव अ राइट टू फॉर्म और बी अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यानी अगर एक बंदा पाकिस्तान की किसी सर्विस में है, किसी सरकारी मुलाजम है, पाकिस्तान की मुलाजमत कर रहा है, तो क्या वो किसी पार्टी का मेंबर बन सकता है या अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है? तो इसका आंसर है नो, ये फॉल्स है। अगर तो वो सर्विस में है तो ना वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, ना किसी पार्टी का मेंबर बन सकता है। ही इज़ अ सर्वेंट ऑफ स्टेट, वो कैसे कोई पार्टी बना सकता है या ज्वाइन कर सकता है? सो सरकारी मुलाजिम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 17, इसका सी करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसका मतलब ये होता है कि कोई बंदा कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, कोई यूनियन बना सकता है, कोई एसोसिएशन बना सकता है, किसी को ज्वाइन कर सकता है। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सो ये था आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 23 है, सी ऑप्शन है। यानी कोई भी बंदा प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, ये उसका राइट है, वो जैसे हम चाहे अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। आर्टिकल 23। क्वेश्चन 24, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि किसी भी बंदे को उसकी जो, अगर मेरा ये घर है तो मुझसे ये कोई घर ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। बट आगे बात आ जाती है सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसका मतलब ये है कि फॉर द एनी पब्लिक पर्पस अगर गवर्नमेंट ने ये सारा इलाके को एक्वायर करना है तो वो ले सकते हैं, बट उसके लिए उनको मुझे जो कंपनसेशन है, जो उन्होंने लॉज बनाए हुए हैं रिलेटेड, उसको फॉलो करके मुझे वो कंपनसेशन देने हैं, फिर वो ले सकते हैं। लेकिन कोई भी वैसे ज़बरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी को मेरी इजाज़त के बगैर नहीं ले सकता। लास्ट क्वेश्चन 25, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशन इज़ डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल। ये आर्टिकल 18 में बताया गया है। अब ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसका मतलब ये होता है कि मुझे आज़ादी है कि मैं कोई भी बिज़नेस करूं, बट वो लीगल बिज़नेस होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं अगर कोई मंशियात का काम कोई शुरू कर दे तो वो उसकी आज़ादी नहीं है। जो लीगल बिजनेसेस कोई कर सकता है उनकी बात हो रही है। ट्रेड कर सकता हूँ, चीज़ें खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ, मुल्क में भी खरीद सकता हूँ, मुल्क के बाहर भी बेच सकता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसके बाद में कोई भी प्रोफेशन कोई भी बंदा ज्वाइन कर सकता है। ये सारा कुछ आर्टिकल 18 में बताया गया। सो फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी हर बंदे का ये बुनियादी हक है।
ये थे 25 क्वेश्चंस जो मैंने बनाए थे इस फंडामेंटल राइट्स में से। अब इसमें आपको इनके नंबर्स, डेफिनेटली आर्टिकल्स के नंबर्स याद करने हैं, क्योंकि उसने इसी तरह के क्वेश्चन पूछने हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कौन सा आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन सा आर्टिकल है, राइट टू फेयर ट्रायल कौन सा आर्टिकल है। सो आपने ये 8 to 24 बाई हार्ट रट्टा लगा लें इनको कि कौन कौन सा आर्टिकल 19 किस चीज़ का है, 17 किस चीज़ का है, इसी किस्म के क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।